1 जून 2013 दो स्क्रीन जल रही थी। एक नेपाल की पहाड़ियों में छिपे एक भगोड़े के हाथ में, दूसरी पाकिस्तान के कराची के एक अंधेरे सेफ हाउस में। नेपाल से बैठा वो भगोड़ा अपने भाई से एक सिहरन पैदा कर देने वाला सवाल पूछता है, क्या पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड एक न्यूक्लियर बम का इंतजाम कर सकता है? उसका निशाना था गुजरात। ये कोई साधारण आतंकी नहीं था, ये था भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी यासीन भटकल, जिसका असली नाम था मोहम्मद अहमद सिद्दी बापा। कर्नाटक के भटकल शहर के एक पढ़े लिखे सामान्य परिवार में जन्मा लड़का, लेकिन कट्टरपंथ ने उसकी पूरी पहचान बदल दी। एक दशक के भीतर उसने ऐसा आतंकी ढांचा खड़ा किया जिसका मकसद था भारतीय शहरों को नक्शे से मिटा देना। अपने भाइयों के साथ मिलकर उसने कराची प्रोजेक्ट बनाया, एक ऐसा नेटवर्क जो पाकिस्तान से ऑपरेट होकर भारत में स्लीपर सेल्स तैयार करता था। हवाला के जरिए विदेशी फंडिंग, नकली नोटों का जाल और पूरे भारत में फैले गुप्त ऑपरेटिव्स, यही था उसका युद्ध तंत्र। 2005 से 2013 के बीच अहमदाबाद, पुणे, मुंबई और हैदराबाद में 17 धमाके, 220 से अधिक मौतें, बिना चेतावनी, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सिर्फ लाशें। हर धमाके के पीछे एक ही नाम गूंजता था, यासीन। लेकिन उसका असली आतंक सिर्फ बम नहीं था, बल्कि उसका गायब हो जाना था। वो कभी सामान्य फोन इस्तेमाल नहीं करता। एक सिम, कुछ सेकंड, एक संदेश, फिर फोन खत्म। हर महीने नई पहचान, कभी डॉक्टर, कभी बिजनेसमैन। भारतीय एजेंसियां ऐसे दुश्मन से लड़ रही थी जिसकी कोई साफ तस्वीर नहीं थी, कोई डिजिटल ट्रेल नहीं, सिर्फ धमाके और मौतें। अगस्त 2013 उसकी सुरक्षा में पहली दरार आई। एक इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट में नेपाल के पोखरा में डॉक्टर यूसुफ नाम का संदिग्ध छिपा होने की सूचना मिली। दिल्ली में संदेह था। रिपोर्ट्स कह रही थी कि यासीन शायद कराची में है। अगर सूचना गलत हुई तो नेपाल में ऑपरेशन एक बड़ा कूटनीतिक संकट बन सकता था। लेकिन बिहार स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के कुछ अधिकारियों ने फैसला किया, अगर इस बार चूक गए तो अगला शहर जल सकता है। इन 5 अधिकारियों के पास न आधिकारिक फंड था, न क्लियरेंस, न सुरक्षा कवच। उन्होंने अपनी जेब से पैसे मिलाए, एक दोस्त से 400 रुपए उधार लिए और नेपाल सीमा पार की। बरमूडा शॉर्ट्स, रंग बिरंगी टी शर्ट और गले में कैमरा डालकर करोड़ों डॉलर से समर्थित अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क का शिकार अब 5 ऑफर बुक्स भारतीय पुलिसकर्मी कर रहे थे, वो भी अपने पैसों से। कई दिनों तक पोखरा की गलियों में पीछा करने के बाद उन्होंने एक छोटे से सड़क किनारे घर तक संदिग्ध को ट्रैक किया, ऐसी जगह जहां अंदर बैठा व्यक्ति दूर से आने वालों को देख सकता था। लोकेशन मिल गई, लेकिन सबूत नहीं। नेपाल बिना पुख्ता प्रमाण के रेड की अनुमति नहीं देता। तब टीम ने सड़क से उसकी आवाज गुप्त रूप से रिकॉर्ड की। फाइल दिल्ली भेजी गई, फोनेटिक एनालिसिस हुआ और वॉइस प्रिंट परफेक्ट मैच निकला। डॉक्टर यूसुफ ही यासीन भटकल था। 28 अगस्त की रात नेपाल पुलिस अंदर गई। भारतीय अफसर बाहर बारिश में खड़े रहे, हर सेकंड इस डर में कि कहीं वो पीछे से भाग न जाए। अंदर यासीन पूरी शांति से बोला, मैं तो एक साधारण टरबाइन इंजीनियर हूं। ये उसकी आखिरी चाल थी। नेपाल पुलिस और भारतीय दूतावास भी डगमगाने लगे। तभी बाहर खड़े एक भारतीय अफसर ने एक सवाल भेजा, अगर ये टरबाइन इंजीनियर है तो अंधेरे कमरे में बैठकर यूनानी दवाइयां क्यों बेच रहा है? बस यही सवाल उसकी झूठी पहचान तोड़ गया। रात 10:10 बजे उसने सिर झुका लिया और अपनी असली पहचान कबूल कर ली। अगली सुबह जैसे ही यासीन भारतीय सीमा में दाखिल हुआ, भारत के आतंक के एक काले अध्याय का अंत शुरू हो गया। जो शख्स एक दशक तक सिस्टम को चकमा देता रहा, अब तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे था। लेकिन असली सवाल था, उसे पकड़ने वाले 5 गुमनाम अफसरों को क्या मिला? सिर्फ एक प्रशंसा पत्र और मामूली इनाम, राष्ट्रीय श्रेय, मीडिया की सुर्खियां, प्रमोशन। सब बड़े अधिकारियों और एजेंसियों के हिस्से चले गए, जबकि असली हीरो
पोखरा की बारिश में खड़े थे। ये कहानी एक कठोर सच बताती है, कई बार किसी देश की सुरक्षा विशाल सिस्टम पर नहीं, बल्कि उन कुछ अनजान लोगों पर टिकी होती है, जो बस ये तय कर लेते हैं कि एक हत्यारा अब और नहीं बचेगा।